हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वही बहुत बच्चों का इंतजार था कि मैम वीडियोस लेके आई है, साइंस की क्लास कीजिए, साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है। तो आपका इंतजार खत्म हुआ और आप लोगों के लिए आ गई है आपकी जीएस के साइंस स्पेशल के बैचेस। चलिए जी, तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी। अब सबसे पहले क्वेश्चन, मैम बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भाई सामने लिखा है बायोलॉजी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जब भी आप साइंस के बारे में या विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके जनक का नाम क्या होता है। जी हाँ, हर चीज की खोज करने वाले कोई ना कोई इन्वेंटर ही तो होते हैं। तो अगर बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी को हम बोलते हैं एरिस्टोटल। जी हाँ, एरिस्टोटल ने क्या करा था? एरिस्टोटल ने आपके जीव विज्ञान की बायोलॉजी की खोज करी थी। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो याद रखना बायोलॉजी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा है, यानी कि बायोलॉजी का विभाजन हमने दो हिस्सों में कर रखा है। इसको बोलते हैं बेसिक बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी। इसको बोलते हैं अप्लाइड बायोलॉजी। एक होती है बेसिक बायोलॉजी और एक होती है अप्लाइड बायोलॉजी। भाई इसको बोलते हैं बुनियादी जैव विज्ञान। इसको बोला जाता है बुनियादी जैव विज्ञान। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लागू जैव विज्ञान। लागू जैव लिख देते हैं या जीव लिख देते हैं, जैव विज्ञान। और इसको बोलते हैं बुनियादी जैव विज्ञान। अब होएगा विभाजन। जी हाँ, अब क्या होएगा? विभाजन। भाई इस बेसिक के भी तीन पार्ट होते हैं। इस बेसिक के भी तीन पार्ट होते हैं। इसी तरीके से अप्लाइड को भी हमने तीन पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जरा देखते हैं बेसिक बायोलॉजी का सबसे पहला पार्ट जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जंतु जगत विज्ञान। जंतु जगत विज्ञान। बात करें सेकंड की, बॉटनी। इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। चलिए, ये वो चीज है जो आपको छोटी क्लास से 6 से 7 से पढ़ाते आया जा रहा है। अब जरा बात करते हैं अप्लाइड बायोलॉजी की। अप्लाइड बायोलॉजी में सबसे पहले आता है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सक विज्ञान। चिकित्सक विज्ञान। फिर अगर बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है आयुर्वेदा। पुराने प्राचीन काल में यही तो होता था, क्या करते थे? आयुर्वेदा से तो इलाज किया जाता था। हो गया। अगर बात करें सबसे आखिरी, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल साइंस। भाई दिखाई देना चाहिए, एग्रीकल्चरल साइंस। क्या बोलेंगे? कृषि विज्ञान। बहुत जरूरी है भैया आज के टाइम में इसकी। क्यों जरूरत है? वरना लाल हरी शिमला मिर्च कहाँ से आएंगी? लाल हरी गोभी कहाँ से आएगी? देखा नहीं आजकल शिमला मिर्च की वैरायटी आ गई, गोभी की वैरायटी आ गई। वो सब कहाँ से आ रही है? वो सब कहाँ से आ रही है? जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं अपने एग्रीकल्चरल साइंस के अंदर। तो ये एक छोटा सा एक आइडिया है कि आपके सिलेबस में बायोलॉजी को कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए, कुछ चैप्टर्स आपके जाएंगे जूलॉजी के। अब जूलॉजी जंतु जगत विज्ञान। भाई इसमें आपको अपने ही बॉडी के बारे में पढ़ना है। आपकी नाक में क्या क्या चीज पाई जाती है, गले में क्या क्या होता है, आप सांस लेते हैं, हवा कहाँ जाती है, आप खाना खाते हैं, खाना कहाँ जाता है, वो सब आप कहाँ पढ़ेंगे? जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। भाई बॉटनी के अंदर जैसे कि आप खाना खाते हैं, आप सांस लेते हैं, इसी प्रकार क्या होते हैं?
जो हमारे पादप होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, उनके अंदर ही भोजन की प्रक्रिया होती है, वो सब कहाँ पढ़ते हैं? बॉटनी के अंदर। हो गया जी। मैम माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? ऐसे छोटे छोटे जीवाणु जिनको आज तक देखा नहीं है, लेकिन क्या है कि वो जीवित है। अब कोरोना वायरस को ले लो, किसने देखा? नहीं देखा। डिजाइन बना दिए जी, हरे हरे कैक्टस से बना दिए, कोरोना वायरस हो गया। तो ये वायरस बैक्टीरिया कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। आपके बेटरमेंट के लिए मैं बताऊं, एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगी मैं आपके लिए, जिसमें कोरोना वायरस क्या है, कैसे कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके माइल्ड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वो सब उस वीडियो में डाला जाएगा। क्योंकि अब जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें कोरोना वायरस के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, चाहे वो आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, या फिर आपके एसएससी के एग्जाम्स हो। चलिए जी, इतना हो गया। बात करें मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में से एक चैप्टर आता है आपका जिसको बोलते हैं ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। वो कहाँ से पढ़ेगा? मेडिकल साइंस से। आयुर्वेदा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बायोलॉजी का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे नाम लिखना पड़ा। कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान से क्वेश्चंस आते हैं। आपने फसलों के नाम सुने होंगे, तो फसलों के नाम कहाँ पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान के अंदर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, अगर नाम सबसे पहले जूलॉजी का आए तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? जूलॉजी, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे जंतु जगत। भाई ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पूछा गया था? सीबीआई के जो एग्जाम्स हुए थे 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो क्या नाम था? एरिस्टोटल। भाई जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे या जो अब तक पूछे जा चुके हैं, अगर वो यहाँ पे लिखवाने की इंपॉर्टेंट नीड रही तो लिखवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको हर चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ चैप्टर का पीडीएफ तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद जो प्रोवाइड होंगे हर चैप्टर के क्वेश्चंस की सीरीज कि लास्ट 10 इयर्स में कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारी सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी पीडीएफ के माध्यम से, अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, डिजिटल बने, और मैम क्वेश्चंस को आपको यहीं पे सोल्व कराऊं, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन होते हैं। जैसे लास्ट ईयर एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या था कि मानव पाचन तंत्र में पाचन क्रिया संपूर्ण कहाँ होती है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? अब ऑप्शन में था स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बच्चों ने निशान लगाया स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि होता ही वही है, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर्स आपके एग्जाम में सेंटर से आते थे उसमें था लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमें तो पता नहीं क्वेश्चन क्या आया था, बच्चों ने बताया था, तो उसमें अब क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन क्या हो गई कि मैम कंप्लीट तो स्मॉल भी होता है, तो लार्ज क्यों दे रखा है? तो बच्चे क्वेश्चन पढ़ना भूल गए, उसमें क्वेश्चन की टर्म अलग थी, तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन की सीरीज भी साथ साथ क्या कराएंगे? प्रोवाइड कराएंगे। चलिए जी, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं जूलॉजी का पोर्शन। नोट्स की चिंता मत करना भाई, नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। जैसे मेरी एक पूरी वीडियो आ जाएगी, उसी के नीचे हमारे ऐप पे आपको क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी और साथ में आपको नोट्स की सीरीज भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हर साल आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मैम एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, हम तो एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नहीं भाई, एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, एक बार नजर डाल लीजिए। जो साइंस में आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसमें आपका कंप्लीट एसएससी का सिलेबस जाएगा, देन आपका सीडीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एनडीए की, तो एनडीए की केमिस्ट्री और एनडीए की बायोलॉजी एंड 20% ऑफ फिजिक्स, ये आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं टेट की, यानी कि इसमें सी टेट को ले लो या ऑब्लिक लगा के आप एच टेट को ले लो, तो भाई इसका जो पेपर 2 होता है, हाँ जी, इसका पेपर 2, उसमें सारी सेम साइंस आने वाली है। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपके एलडीसी के और जो आपके यूडीसी के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सेम साइंस आएगी, ये भी कवर हो गया। इसके अलावा जो आपका केवीएस का पेपर आता है, केंद्रीय विद्यालय के जो पेपर आते हैं, उसमें जो पीआरटी लेवल होता है वो भी कहाँ से कवर हो जाएगा भाई? वो भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा।
इट मीन्स आपके बहुत सारे नॉर्मल होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में निकलते हैं ना एलडीसी यूडीसी के, तो एलडीसी यूडीसी कवर हो जाएगा, एस्टेट सीटेट कवर हो जाएगा, कौन सा पेपर 2, केवीएस का पीआरटी कवर हो जाएगा, एनडीए की केमिस्ट्री बायो हो गई, 20% फिजिक्स हो जाएगी, सीडीएस पूरा हो जाएगा और एसएससी के अंदर आने वाले सारे हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट बचता है आरआरबी एनटीपीसी। बहुत बच्चे देख रहे थे मैम रेलवे ने वैकेंसी निकाल रखी है, एग्जाम हुए कोरोना वायरस क्या है जी, सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए। तो भाई ये सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। अब अगर ये सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं तो बच्चा क्या, कुछ नहीं बचा। तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जितना पढ़ाया जाएगा उसमें से ये नहीं कि आप एक एग्जाम के लिए फोकस करेंगे, आप काफी सारे एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जूलॉजी का चैप्टर नंबर 1। आज आपको आपके ही शरीर के बारे में पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा? अरे भाई मुंह से लेके नाक तक, आंख तक का आंसर पढ़ेंगे धीरे धीरे। खाना सबने खाया होगा भाई, खाना खा के बैठे हैं कि चलो भाई मैम की वीडियो देखते हैं, आप पढ़ते हैं, खाना खा लिया, चलो खाने को उठा लेते हैं। वैसे भी लड़कियों के गोलगप्पे बंद हो रहे हैं आजकल कोरोना के चक्कर में। देखिए सबसे पहला लेसन जो हम लोग पढ़ेंगे उस लेसन का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हिंदी में क्या बोलेंगे? ह्यूमन, मानव, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। जी हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। अब खाना सब खा के बैठे हैं, पढ़ने से पहले खाना खाना जरूरी है। पेट में कुछ नहीं जाएगा, दिमाग कैसे काम करेगा? पेट और दिमाग का लिंकअप क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैम पाचन क्या होता है, यानी कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है भाई? देखो आपने क्या खाया? भोजन, यानी कि आपने खाया फूड, आपने खाया भोजन। ये जो भोजन आप लोग खाते हैं, जब ये आपके शरीर के अंदर जाता है और आपका शरीर इसको ग्रहण करता है, अवशोषित करता है, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है मैम, खाने के पचने को बोलते हैं डाइजेशन, यानी कि पाचन क्रिया। लेकिन खाने में क्या खाते हैं? खाने में खाते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब मत बोलना कि मैम दाल रोटी खाते हैं, भाई दाल रोटी में कुछ तो पाया जाता है, इनको बोलते हैं पोषक तत्व। देखते रहना किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। खाने में जो हम पोषक तत्व खाते हैं, जब ये आपके स्मॉल पीसेस में टूटते हैं, यानी कि जब ये आपके छोटे भाग में टूटते हैं, जब ये आपके छोटे भाग में टूटते हैं, बस उसी को क्या बोलते हैं? पाचन। खाने के बड़े भाग का छोटे भाग में टूट जाना, खाने के बड़े भाग का यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फूड में टूट जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। अगर आप देखें डाइजेशन तो लिखेंगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, breaking down of complex food into simpler food, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं डाइजेशन, यानी कि पाचन क्रिया। हिंदी में लिखते हैं भोजन के बड़े भाग का छोटे भाग में टूट जाना। इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन, यानी कि पाचन। ये पाचन दो हिस्सों में बटा है। कैसे बटा है? देखो
ये था इसका पार्ट 1 कि मैम भोजन टूट गया। पार्ट 2 में क्या आएगा? पार्ट 2 में आएगा एब्जॉर्बिशन, यानी कि अवशोषण। हाँ जी, अब जाके आपका क्या हो गया? डाइजेशन कंप्लीट हो गया। खाने के बड़े भाग का छोटे भाग में टूटना और आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होना, यानी कि अवशोषण होना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइजेशन, यानी कि पाचन क्रिया। ठीक है मैम, आपने बताया न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि पोषक तत्वों का क्या होता है? पाचन होता है, ये टूटते हैं। तो जरा मैम ये बता दीजिए कि कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पहले यही पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो आप याद रखना, जो आप न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो आप पोषक तत्व खाते हैं, वो टोटल 7 वैरायटीज के पाए जाते हैं। हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स, किसके? न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि पोषक तत्व के। भाई जिस तरीके से हमने अपनी बायोलॉजी को उस समय डिवाइड कर रखा था, उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स के भी हिस्से कर देंगे। मैम हर जगह इंडिया पाकिस्तान डिवाइड क्यों किया जा रहा है? आपकी सहूलियत के लिए डिवाइड किया जा रहा है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनको बोलते हैं लघु या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक जगह होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको क्या बोलते हैं जी? इनको बोलते हैं गुरु पोषक तत्व। इनको क्या बोला जाता है? गुरु पोषक तत्व। अब ये 7 के साथ आपको पढ़ने हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 कहाँ पे आ गए? माइक्रो में। 5 6 7, ये 7 है। अगर बात करें डिवीजन की, मैक्रो से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं शर्करा। कहते नहीं है आलू खाओ चावल खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या आता है जी? प्रोटीन। वही प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन ही कहा जाता है। हो गया जी प्रोटीन। प्रोटीन के बाद क्या आएगा? तो भाई प्रोटीन के बाद आएगा फैट, जो कि सबके चढ़ चुका है। कोरोना वायरस में सब मोटे तो हो ही गए, खा खा के क्या करें जी? कभी गुलाब जामुन बन रहे हैं, रसगुल्ले बन रहे हैं, तो मीठा खा के मोटे तो होना ही है। ठीक है जी, देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब बात करेंगे माइक्रो की। भाई सबसे पहले डाल दीजिए नाम विटामिन। अब विटामिन को भाई हिंदी में विटामिन बोलते हैं। फाइबर, इसको बोलते हैं रेशा। क्या बोलते हैं जिसको? इसको बोलते हैं रेशा। फाइबर के बाद आएगा जी वाटर। हाँ जी, जल भी आपका किस में आता है? जल भी आपका आता है माइक्रो के अंदर। अब देखो जी कौन सा बच गया। आप क्या क्या खाते हो? विटामिन खाते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हो, प्रोटीन भी खाते हो, फैट भी खाते हो, फाइबर्स भी लेते हो, वाटर्स भी लेते हो। अब कुछ बचा तो जल्दी बताइए भाई, ध्यान रहना चाहिए कि क्या बचा और क्या नहीं बचा। अगर बात करें यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं आपके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, या फिर आप लिख सकते हैं स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, बहुत छोटे जिनके नाम अब तक भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, जो बची हुई श्रेणी होती है वो हमारी कहाँ जाती है? वो जाती है हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। अब क्या करना है मैम? हमें क्या पढ़ना है भाई? आपको पढ़ने हैं मैक्रो। मैक्रो क्यों पढ़ने हैं? जो आप खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें जो चीज टूटती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट।
मैम ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या ये आपकी बॉडी में नहीं टूटते? जी इसी का जवाब पहले आप लोग जान लीजिए, उसके बाद अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए इनका मेन रीजन क्या है कि मैम इसको हमने माइक्रो मैक्रो यानी कि लघु और गुरु क्यों दिया, उसके लिए डिपेंड करता है इनका साइज यानी कि आकार। अब मैं जरा दो गोले बना देती हूँ, आप खुद देखना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैम आपने तो 3 गोले बना दिए, आप कह रहे थे कि 2 गोले 3 गोले। इस गोले को समझिए कि ये आपकी बॉडी का सेल है। ये क्या है जी, आपकी बॉडी का सेल, जो आपकी बॉडी में सेल पाए जाते हैं ये वो है। अब ये तो है माइक्रो, ये हो गया मैक्रो। अब आप खुद अंदाजा लगाइए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, आपकी बॉडी की सेल के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर जाएंगे, कोशिका के अंदर जाएंगे। हमारी बॉडी में खाना कहाँ एब्जॉर्ब होता है, भाई कोशिकाओं के अंदर ही तो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब इनमें दोनों में से कौन आसानी से सेल के अंदर आ सकता है? भाई गुफा, अगर मान लो गुफा का साइज ये है, एक है छोटा बच्चा एक है बड़ा आदमी, तो कौन जाएगा अंदर साइज में? ये इसकी हाइट इससे बड़ी है तो बच्चा जा सकता है। वही बात यहाँ पे हो गई कि ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब। यानी कि मैम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में सीधा अवशोषण होता है। सीधा क्या होता है भाई, अवशोषण होता है। बस ये बात समझ में आई, इसलिए इनका साइज छोटा होता है क्योंकि इनका आपके शरीर में सीधा अवशोषण होता है। चलिए मैम मैक्रो के साथ क्या होता है? मैक्रो को जाने के लिए कम से कम 3-4 हिस्सों में टूटना पड़ेगा। जब भी कोई बड़ी चीज टूटती है तो उसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैक्रो का पाचन होता है और उसके बाद ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब आया समझ में कि मेरी एक लाइन का मतलब क्या था। मैंने क्या कहा था, खाने के बड़े भाग का छोटे भाग में टूटना। जी हाँ, यही समझाया था मैंने। अब देखो जो आपने भोजन खाया उसमें क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन वगैरह सब खाए। इनमें से वो चीज जो टूटी वो कौन थे, मैक्रो। यानी कि जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में टूटते हैं और फिर एब्जॉर्ब होते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। जहां सीधा अवशोषण हो रहा है उसे डाइजेशन नहीं बोलते। तो डाइजेशन किसका होता है, कौन से भोजन का? डाइजेशन होता है गुरु पोषक तत्व का यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपने बताया कि यह टूटते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट टूट के कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा, प्रोटीन टूट के प्रोटीन नहीं रहेगा और फैट टूट के फैट नहीं रहेगा। ये बात तो समझ में आ गई। मैम इनको तोड़ता कौन है? गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए जब आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है, नेट पे शो होता है, फिर जॉब लेटर आता है। जॉब लेटर कौन लेके आता है, पोस्टमैन लेके आता है। तो पोस्टमैन क्या कर रहा है, एक तरीके से वाहक का काम कर रहा है, आपको संदेश पहुंचा रहा है। इसी प्रकार जब ये आपके शरीर में टूटते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई रीजन पाया जाता है, कोई पोस्टमैन होता है जो इनको तुड़वाता है। अब क्वेश्चन आया था 2012 में एसएससी सीपीओ के अंदर क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में पाचन कौन कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि ह्यूमन बॉडी में, भाई थोड़ा सा रब कर देते हैं वरना साइज छोटा रहेगा ब्लैक बोर्ड का। क्वेश्चन आया 2012 में सीपीओ के अंदर, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कौन कराता है, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन को ओकर कौन कराता है। ठीक है जी, और आंसर था एंजाइम। ठीक है जी, इसको बोलते हैं एंजाइम। शुद्ध हिंदी में इसको उत्प्रेरक भी बोला जाता है। शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको उत्प्रेरक भी बोला जाता है। यानी कि
जो शर्करा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो टूट रहे हैं उनको तोड़ने के लिए कौन सा केमिकल, कौन सा रसायन रेस्पॉन्सिबल है, तो उस केमिकल का नाम क्या है जी? एंजाइम। और ये एंजाइम बहुत टाइप के होते हैं जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं सबसे पहले कि मैम हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, प्रोटीन कैसे कैसे टूटता है, फैट कैसे कैसे टूटता है, पहले यही पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे डाइजेशन यानी कि पाचन, कहाँ कहाँ कितना कितना टूट रहा है, और फिर पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन यानी कि मैम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं। टेबल बनता जाएगा, समझते जाइए। जिसको नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और जिसको पकी पकाई खिचड़ी खानी है तो वो पीडीएफ देख लेना भाई, यही ऑप्शन हो सकता है। टीचर्स तो आपके बेटरमेंट के लिए देखते ही रहते हैं। डिवीजन पढ़ना है, चलिए CPF, भाई वही नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी मीडियम वाले बता दो जरा सोच समझ के। इसको बोलते हैं शर्करा। प्रोटीन, भाई प्रोटीन के साथ नाइंसाफी हो गई, बेचारा का इंग्लिश और हिंदी वर्जन सेम है क्या। फैट, भाई फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है वसा। मानव शरीर के बाहर पाए जाने वाले फैट को फैट बोलते हैं, और जो मानव शरीर के अंदर फैट द्रव अवस्था में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लिपिड। ह्यूमन बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले फैट को क्या बोलते हैं, लिपिड कहा जाता है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, इनका डिवीजन। लाइन भी तिरछी बन गई, वही लाइन को छोड़ के एक डिजाइन ही बना दो, चलो थोड़ा सा आता में रहता है, स्ट्रेट लाइन में डिजाइन ही बन जाएगा। कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना, कुछ डिजाइनिंग तो आनी चाहिए। चलिए अब मैंने क्या बोला था कि भोजन के बड़े भाग का छोटे भाग में टूट जाना, तो इसको बोलेंगे पार्शियल फॉर्म। ठीक है जी, पार्शियल फॉर्म, अधूरी अवस्था। जी हाँ, अधूरी अवस्था। यहाँ पे अधूरी अवस्था, यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म यानी कि संपूर्ण अवस्था। मैम ये अधूरी और संपूर्ण अवस्था क्या है, भाई ये हमारे शरीर में टूट रहे हैं ना, तो टुकड़ों टुकड़ों में जाके टूटते हैं, तो इसलिए हमने इनकी दो अवस्था रख दी, एक रख दी पार्शियल और एक कौन सी रख दी भाई, एक रख दी कंप्लीट। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, हमारे शरीर में ऊर्जा कौन सी अवस्था एक्टिव करती है, ठीक है, एक्टिवेट करती है। पार्शियल फॉर्म आपकी बॉडी में एनर्जी क्रिएट करती है, यानी कि उत्पन्न करती है। आपकी बॉडी में एनर्जी कहां से मिलती है, पार्शियल फॉर्म से। और शरीर में एनर्जी को स्टोर कौन करता है, संग्रह कौन करता है, या संग्रहित कौन रखता है, तो संग्रहित रखती है कंप्लीट फॉर्म। ठीक है जी, अब देखते हैं मैम, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो इसकी पार्शियल फॉर्म को बोलते हैं ग्लूकोज। हिंदी में नाम सेम जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट जब आधा अधूरा आपके शरीर में टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं मैम, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, और जब ये कंप्लीट टूटेगा तो कहलाया जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ठीक है जी, हो गया। अगला मैम, अगला पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। भाई प्रोटीन की अधूरी अवस्था के दो नाम है, पेप्टाइड या पेप्टोन। मैम ये क्या हुआ भाई,
है तो एक ही इंसान, लेकिन दादा ने दादी ने नाम रख दिया अलग। दादा के लिए बबलू, दादी के लिए चुन्नू मुन्नू, कुछ भी रख दो तो वही नाम हो गए। अब अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में नाम एकदम सेम जाते हैं, पेप्टाइड और पेप्टोन। यानी कि किसी बुक में तो आपको प्रोटीन का पेप्टाइड मिलेगा पार्शियल फॉर्म, और किसी बुक में क्या मिलेगा भाई, पेप्टोन मिलेगा। चलिए जी, जब प्रोटीन टूटता है कंप्लीट फॉर्म में तो उसको बोलते हैं अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल। हो गया। अब बात करेंगे फैट के बारे में। भाई फैट पे नजर डाल लेते हैं। जब फैट आपकी बॉडी में टूटता है तो पार्शियल फॉर्म को बोलते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, यानी कि वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। और जब ये कंप्लीट टूटता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी ना, भोजन के बड़े भाग का छोटे भाग में टूटना, उसको हम पाचन बोलते हैं, वही पाचन को मैंने एक टेबल में कर दिया। भोजन के बड़े भाग का छोटे भाग में टूटना, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और कौन ऑकर कराता है, एंजाइम। यानी कि मैम उत्प्रेरक की वजह से ही शर्करा प्रोटीन वसा, शर्करा प्रोटीन वसा हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है जी, कौन तोड़ता है, एंजाइम तोड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब आप आगे पढ़ेंगे कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूटता है, आपके शरीर में प्रोटीन कहाँ टूटता है, आपके शरीर में लिपिड कहाँ टूटता है, और ग्लूकोज कहाँ पाया जाएगा, प्रोटीन कहाँ टूटेगा, अमीनो एसिड कहाँ मिलेगा। यही सारी जो एक केमिस्ट्री सी है, ठीक है, एक अनसुलझी गुच्छी है, इस गुच्छी को हम लोग सुलझाएंगे अब आगे आने वाली थ्योरी के अंदर। उससे पहले एक कलाकारी करनी पड़ेगी। कलाकारी क्या करनी पड़ेगी भाई, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओहो मैडम क्या बात कर दी, बस ये ड्राइंग की कमी रह गई थी, ड्राइंग बनानी भाई जरूरी है। चलिए तो एक हिस्से में मैं डायग्राम को सेटअप करती हूँ। और इस डायग्राम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर ही एसएससी ने पूछा था। कभी कभी ड्राइंग बनाने का मौका मिलता है, बना लेनी चाहिए भाई। साइंस ड्राइंग के बिना अधूरी है। फिजिक्स में भी आएंगे भाई ड्राइंग, तो एसी बनाओ, डीसी जनरेटर बनाओ, पेंडुलम बनाओ, कुछ नहीं तो पेंडुलम ही बनवा लेते हैं आप लोगों से। केमिस्ट्री बच जाती है भाई, केमिस्ट्री में रहते हैं ना थोड़ा सा, ड्राइंग नहीं आ पाती। चलो जी, कहीं तक कुछ तो बचता है। बस ये यहाँ से हो गया कंप्लीट। ये यहाँ पे कनेक्शन, इस कनेक्शन का जरा ध्यान रखिएगा। ये लाइन मैंने यहाँ पे जॉइंट नहीं की, इस कनेक्शन का एक अलग ही रहस्य है जो धीरे धीरे आगे खोला जाएगा। बड़ा मजा आ रहा है मुझे ड्राइंग बनाने में। वही कभी कभी मौका मिलता है हम लोगों को कलाकारी करने का। कुछ कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया भाई, थोड़ा बहुत ही रह गया। चलो भाई, पत्ती को भी जरा पत्ती की शेप में बना दी। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक डार्क क्यों किया गया है, अलग सा एक पॉइंट बनाया गया है। ठीक, ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले इस हिस्से को क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, मुख गुहा।
मुख गुहा। मानव शरीर का वो हिस्सा जहां से भोजन आपके शरीर में अंदर जाता है, जहां से भोजन को आप मुंह के अंदर लेते हैं, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं भाई? उस हिस्से को बोला जाता है माउथ कैविटी, यानी कि मुख गुहा। उसके बाद ये जो आपका पाइप दिख रहा है, इस पाइप को क्या बोलेंगे? फूड पाइप। फूड पाइप। और कई लोग इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है जी। हिंदी में नाम क्या आ जाएगा भाई? हिंदी में नाम जाएगा ग्रास नलिका। ग्रास नलिका। जी हाँ, हिंदी में नाम क्या आ जाएगा? हिंदी में नाम जाएगा ग्रास नलिका। ठीक है। इसके बाद भाई ये तो सबको पता होगा, स्टमक। इसको हिंदी में बोलते हैं आम भाषा में पेट, या फिर आप बोलेंगे अमाशय, या फिर आप लोग क्या बोलेंगे? उदर। ये आप लोग उसको हिंदी में बोलेंगे। उसके बाद इस हिस्से को बोलते हैं लीवर। कहते हैं भाई दारू मत पिया करो, लीवर खराब हो जाएगा, है ना? तो वही वाला लीवर है ये। पैनक्रियाज, इसको बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय। और लीवर के अंदर जो मैंने एक काला सा गुब्बारा बनाया है, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं, इधर निशान लगा के लिखते हैं, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। पित्ताशय, क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है। अब जो मैंने सर्कुलर डिस्क बना रखी है, जरा इस डिस्क के नाम देख लेते हैं। तो इस डिस्क में इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत। और ये जो अंदर वाली डिस्क है अभी, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत। क्या बोलते हैं जी? छोटी आंत बोलते हैं। लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं एनस, गुट्ठा। हाँ जी, कोई डाउट? देखिए, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे, पैनक्रियाज, स्टोमक, फूड पाइप, ये सब आप लोग। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर में यानी कि ह्यूमन बॉडी में ग्रास नलिका कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में ग्रास नलिका कहाँ पाई जाती है? अगर बात करें ग्रास नलिका की, तो भाई आंसर आएगा लेफ्ट साइड। ह्यूमन बॉडी में आपके लीवर के लेफ्ट में क्या पाया जाता है? फूड पाइप पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। ग्रास नलिका लीवर की किस दिशा में पाई जाती है? ग्रास नलिका फूड पाइप लीवर के लेफ्ट हैंड पे पाया जाता है। चलिए जी, इतना हो गया। उसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, वो कि मैम एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जिसको बोलते हैं आहार नलिका। हाँ जी, आहार नलिका क्या होती है? अगर हम लोग बात करें आहार नलिका, तो माउथ कैविटी से लेके एनस तक जो पूरी एक लेयर जा रही है, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और हिंदी में बोलते हैं आहार नलिका। 32 फीट। जी हाँ, 32 फीट क्या होती है इसकी लंबाई? अब सेंटीमीटर मीटर में आप लोग अपने आप कन्वर्ट करना, भाई थोड़ा मैथ्स भी लगाओ, ये सारा कलम बताएंगे। ठीक है जी। एलिमेंट्री कैनाल।
आप कोई पूछे जी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा फिट के ऊपर पूछा गया है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, तो अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो माउथ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, एनस पे। याद रखना जी, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट एंड कहाँ से स्टार्ट होती है जी, माउथ से, और एंड कहाँ पे होती है, एनस पे। ये पूरी की पूरी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, और इसके ही अंदर आपके अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, यह एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको मैंने ये बताया कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है। मैम मुंह से स्टार्ट होती है और गुट्ठे पे, एनस पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब यही चीज पढ़नी है, जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, जो प्रोटीन खाया, जो फैट खाया, वो कहाँ कहाँ टूटेगा। ठीक है जी, वो आपके शरीर में कहाँ कहाँ टूटेगा, कितना कितना टूटेगा, वही सब पढ़ना है। यानी कि मैम उसी राह से पर्दा उठाया जाएगा कि जो गोभी मंचूरियन खाइए ना, उस मंचूरियन में प्रोटीन कितना मिला, फैट कितना मिला। डायग्राम को बने रहने देते हैं, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माउथ कैविटी के बारे में। नंबर 1 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, ठीक है। लेकिन 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 एक बात आपको बतानी है, माउथ कैविटी को पढ़ाने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके सामने एक टेबल बनाती हूँ, चलिए एक टेबल फॉर्मेशन करते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। इस टेबल में एक साइड मैंने बनाई है एलिमेंट्री कैनाल, एक साइड मैंने क्या बना दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल। इस टेबल को करते हैं डाइजेशन, तो और जल्द समझ में आएगा। यानी कि भाई पाचन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पाचन में एक हिस्सा दे दिया आहार नलिका को, आहार नलिका, आहार नलिका, कैनाल को हिंदी में बोला गया नलिका, ठीक है। और पाचन का ही एक हिस्सा मैंने दे दिया ग्लैंड्स, इसको बोलते हैं ग्रंथि। तो भाई पहले मुझे ग्रंथि पढ़ानी पड़ेंगी आपको, उसके बाद ही लेसन आगे जाएगा। अब ग्रंथि, ग्रंथि क्या होती है भाई, मैम इस गुच्छे को सुलझाओ। चलिए, मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि भोजन क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। यही तो मैंने बताया था कि भोजन क्या होता है मैम, टूट जाता है। टूट गया, ठीक है। किसकी वजह से टूटा, नाम बताओ जी। तो क्या है था, एंजाइम। एंजाइम को आजकल बुक में इंग्लिश में हिंदी में सेम लिखा जाता है एंजाइम, ठीक है। मैम इस एंजाइम ने क्या किया, भोजन को तोड़ा। अब ये एंजाइम कहाँ बनती है, इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है मैम, ये कहाँ पर बनती हैं। एंजाइम तोड़ रही है, लेकिन एंजाइम को कौन बना रहा है, वो तो पढ़ना है। तो इन्हीं एंजाइम को कौन बनाता है, ग्लैंड्स। तो अगर मैं बताऊं ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स आपके ही बॉडी के अंग होते हैं, मानव शरीर में ही पाए जाने वाले अंग होते हैं, ठीक है। मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंग, जो मानव शरीर के अंदर जूस, हार्मोन और एंजाइम बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। यानी कि ग्रंथियां हमारे मानव शरीर के अंदर ही पाए जाने वाले कुछ अंग होते हैं, जो मानव शरीर में जूस, हार्मोन और एंजाइम की क्या करते हैं, उत्पत्ति कराते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। अब एक नोटिफिकेशन ग्लैंड्स पे डाल दीजिए कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। भाई हम क्या करें, मिटाना पड़ेगा, ग्लैंड्स पढ़ानी है। तो डायग्राम आप लोग समझ लीजिएगा, जिसको लगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना पीडीएफ में देख लेना भाई, बार बार रिपीट करनी पड़ेगी मैम उनको एक बार। चलिए अभी एक बार नजर डालते हैं कि मैम ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं जी, बता दो दिया अभी। ह्यूमन बॉडी के, यानी कि मानव शरीर में पाए जाने वाले वो अंग, मानव शरीर में पाए जाने वाले वो अंग जो जूस, एंजाइम और हार्मोन पैदा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं जी मैम, उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है।
अगर बात करें ग्लैंड्स की, यानी कि ग्रंथियां, ठीक है जी। ये ग्रंथियां आपके शरीर में 2 टाइप की होती हैं। मैम अब ये क्या बात होगी, यही तो बायोलॉजी है भाई, हर चीज में फर्दर क्लासिफिकेशन का फिर क्लासिफिकेशन एंड अगेन ब्ला ब्ला। देखिए अगर बात करें ग्लैंड्स की, तो मैम ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन। एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। एंडो एक्सो, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है जी। ग्लैंड 2 टाइप के मैंने बताए, एक होते हैं एंडोक्राइन, एक होते हैं एक्सोक्राइन। मैम अब बताओ जी आगे क्या है, जो हार्मोन बनाती है, भाई हार्मोन को हिंदी में हार्मोन बोलते हैं। मैम ये हार्मोन क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले वो केमिकल्स हैं जिससे आपके शरीर के अंदर बदलाव आता है। एक उम्र में आके लड़का लड़की के अंदर बदलाव आते हैं, ठीक है। शादी के बाद में बॉयज में गर्ल्स में चेंज आते हैं, वो सब किससे होते हैं, हार्मोन से। ग्लैंड का एक अलग से लेसन भी है आपका बायोलॉजी के अंदर, ग्लैंड का अलग से भी एक लेसन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जितनी ग्लैंड्स पाई जाती है वो सारी कराई जाएंगी। अभी हम कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे, जो डाइजेशन के अंदर यूज होती है। देखिए एक्सोक्राइन बहिःस्रावी, जो आपके बॉडी में जूस और एंजाइम बनाती है। भाई जूस को भी हिंदी में जूस लिखना, मैंगो जूस को भी तो जूस ही बोलते हैं, तो वही जूस चलेगा, ठीक है। जो आपके शरीर में जूस और एंजाइम बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां। इतना डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब एक लाइन और आ जाए, एक आएगी मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। मैम ये क्या बात होगी, अब ये मिश्रित ग्रंथि कौन सी बला है, भाई इस बला का नाम सुनो, जो आपकी बॉडी में हार्मोन, जूस और एंजाइम तीनों बनाती है, उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। वीआईपी क्वेश्चन, क्यों जी वीआईपी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आईएएस के एग्जाम का जो प्री होता है ना, आईएएस प्री, उसमें 3 साल पहले क्वेश्चन आया था। भाई आईएएस में थोड़ी सी साइंस ये होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं, तो वो चीज छोड़ो, लेकिन क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन आया था कि मिक्स ग्लैंड क्या होती है। क्वेश्चन था, मानव शरीर के अंदर हार्मोन भी बन रहा है, जूस भी बन रहा है और एंजाइम भी बन रही है, और यह तीनों एक ही ग्रंथि बना रही है, उस ग्रंथि का नाम बताओ। तो भाई उस ग्रंथि का नाम लिखना पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय आपके शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो जूस, हार्मोन और एंजाइम तीनों बनाती है। और भाई आईएएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना। तो मैंने बताया ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंत जो हार्मोन आपके शरीर के अंदर पैदा करती है, बहिःस्रावी जो आपके शरीर में जूस और एंजाइम को बनाती है। फिर मिक्स ग्लैंड, अगर बात करें मिक्स ग्लैंड की, तो मैम इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, जो आपके शरीर में जूस, हार्मोन और एंजाइम तीनों बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। और नाम क्या है, पैनक्रियाज। मानव शरीर में एकमात्र मिक्स ग्लैंड पाई जाती है और उसका नाम क्या है, अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये टेबल क्यों बनाया जा रहा था, आपके बेटरमेंट के लिए ही ये टेबल बनाया जा रहा था। नोट डाउन करके चलना है, जिसको अपना नोट डाउन करना है। क्या मैम पाचन पढ़ा रहे थे, सीधा पिज्जा मंगाते हैं, खाते हैं, हजम हो जाता है। यहाँ तो आपने अलग ही रामायण कर दी कि क्या हजम हो रहा है, क्यों हजम हो रहा है। भाई यही चीज है साइंस के अंदर और यही आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए, माउथ कैविटी से पहले जरा मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी जो कि 2018 केवीएस पीआरटी 1 के अंदर आया था और आएगा साथ में आपके सीटेट के अंदर। अब क्या करते हैं, जरा डाइजेशन को ही देखते हैं, पाचन को देखते हैं। मैंने डाइजेशन के 2 हिस्से कर दिए थे। एक हिस्से में क्या था,
एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। किसको क्या बोलते हैं? आहार नलिका, आहार नलिका। ठीक है जी। एक हिस्से में क्या लगाऊंगी? ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियां। ग्रंथियां या ग्रंथि लिख दो, बात तो एक ही है भाई, ग्लैंड ही लिख। चलो एक के अंदर एक ही तो मिलेगी, ग्रंथि। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? हिस्से पढ़ने हैं आपको। फिर से इंडिया पाकिस्तान चाइना अलग कर दो। कैसे करेंगे देखो। एलिमेंट्री में सबसे पहला हिस्सा क्या था? माउथ कैविटी, माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा, मुख गुहा हो गया जी। उसके बाद खाना कहाँ गया? सेकंड नंबर पे फूड पाइप के अंदर गया, यानी कि ग्रास नलिका, ग्रास नलिका, ग्रास नलिका। ठीक है भाई, मैं कलर मार्कर का यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कुछ कुछ बातें, कुछ क्या बहुत कुछ समझ में आ जाए। तीसरा, अब खाना कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा, यानी कि आमाशय में जाएगा। अब भोजन कहाँ जाएगा जी? आमाशय में जाएगा। ठीक है मैम। उसके बाद भाई, उसके बाद जो भोजन जाता है वो जाता है दो तरीकों से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बड़ा ही नाम लिख देती हूँ, इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं आंत। अब ये दो टाइप की होती है। ये कितने टाइप की होती है जी? दो टाइप की होती है। देखिए, अगर बात करें आंतों की, तो एक तो होगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि एक तो होगी आपकी छोटी आंत, और एक क्या हो जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। क्या हो गया? आगे माउथ कैविटी में भी कुछ ना कुछ टूटेगा, हर जगह कुछ ना कुछ टूटेगा। मैम कुछ ना कुछ क्या टूटेगा? अरे भाई, जो आपने खाना खाया था वही टूटेगा, डायग्राम में समझा बताया था ना, वही चीज है। तो अब जब इन सब हिस्सों में खाना टूटेगा तो कौन तोड़ेगा? एंजाइम तोड़ेंगी, एंजाइम में तोड़ेंगी। तो अब आपको क्या पढ़ना है कि मैम इसके अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है और उसके अंदर कौन सी एंजाइम पाई जाती है। तो भाई माउथ कैविटी के अंदर पाई जाती है सैलाइवरी ग्लैंड, बोलते हैं लारिया ग्रंथि, लारिया ग्रंथि। ठीक है, अब सैलाइवरी ग्लैंड के अंदर कौन सा एंजाइम होता है वो बताऊंगी आगे। उसको बोलते हैं सैलाइवा, जिसको हम बोलते हैं मानव की लार। आम भाषा में कई लोग इसको क्या बोलते हैं जी? आम भाषा में कई लोग इसको क्या बोलते हैं? थूक भी बोल देते हैं, वही वाला हिस्सा। ठीक है, माउथ कैविटी की बात हो गई। अब बात करेंगे फूड पाइप की। तो लिखना, फूड पाइप के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती। मैम ये क्या बात होगी? बिल्कुल सही बात बोली है, फूड पाइप के अंदर कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती। यानी कि ग्रास नलिका का काम क्या होता है? इसका काम है यहाँ से जो आपने भोजन खाया उसको पेट तक पहुंचाना, बस। तो इसमें कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। अब बात करेंगे स्टमक की। तो मैम स्टमक के अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको एक नाम दिया जाता है जठर, और एक बोलते हैं आमाशय ग्रंथि। एक होता है जठर और एक क्या होता है? एक होता है आमाशय ग्रंथि। ठीक है जी, इतना हो गया। उसके बाद क्या पढ़ना था मैम? उसके बाद पढ़नी है इंटेस्टाइन। अब देखो जरा जी, इंटेस्टाइन की बात करें, अगर आप लोग बात करेंगे इंटेस्टाइन की, तो आपको पढ़ना है कि स्मॉल में यानी कि छोटी आंत में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। नंबर 1 पे आएगा लीवर। लीवर एक अंग भी है और लीवर एक ग्रंथि भी है जो आपकी बॉडी में एंजाइम वगैरह बनाता है। ठीक है, दूसरा आएगा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। दूसरा क्या आएगा जी? पैनक्रियाज आएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती।
जहां जहां ग्रंथि पाई जाती है पाचन वहीं वहीं होता है, जहां ग्रंथि नहीं पाई जाएगी वहां पाचन भी नहीं होगा। इसी कारण हम क्या कहते हैं कि मानव के शरीर में संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, मानव के शरीर में संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखो बात सुनो, मैंने बोला है कंप्लीट डाइजेशन, मैंने क्या बोला है, संपूर्ण पाचन। और जो क्वेश्चन मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी कि बात समझो, संपूर्ण पाचन और संपूर्ण पाचन व अवशोषण, संपूर्ण पाचन व अवशोषण मानव के शरीर के कौन से हिस्से में पाया जाता है, तो उस हिस्से का नाम क्या जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखना भैया, मैंने आपको बता दिया और मेरे वर्ड्स को जरा गौर से समझना। अगर क्वेश्चन आए कंप्लीट डाइजेशन तो आंसर क्या जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और अगर ऑप्शन आए पाचन व अवशोषण यानी कि डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, तब क्या आंसर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, क्यों, जो डाइजेस्ट हो चुका उसका एब्जॉर्प्शन तो तभी होगा जब डाइजेशन हो जाएगा, तो डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन में तो आपका लार्ज आएगा और खाली डाइजेशन में क्या आएगा भाई, आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक टेबल सा मिला, अब समझो कि पढ़ना क्या क्या है। अब आपको इन सबको ब्रीफली पढ़ना है और इन सब के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब छुपे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, माउथ कैविटी से, यानी कि मुख गुहा से हम लोग क्या करेंगे जी, स्टार्ट करेंगे। भाई जिनको नोट डाउन करना है अपने पिक साथ साथ बना के, अपनी ये पिक स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी अपना लेके चलते रहो साथ साथ। कुछ बातें होती है जो मैं बोल जाती हूँ, नोट्स पे लिखना भूल जाती हूँ, इसलिए कह रही हूँ ध्यान से वीडियो को देखिए और समझ के पढ़िए। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपका मेन लेसन स्टार्ट होएगा। मैम क्या बात करें, मेन लेसन अब स्टार्ट होएगा। तो अब तक क्या पढ़ रहे थे, रामायण। भाई अब तक आप एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, एक प्रोमो पढ़ रहे थे, अब उस प्रोमो को ब्रीफ में पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल से केवी में क्वेश्चन आया था कि मैचअप के फॉर्म में इधर सारे नाम लिखे थे, यहाँ ये सारे नाम कर दिया आगे पीछे और कह दिया कि मैचअप करो सही सही कौन सा है। तो इसलिए हर टॉपिक से आपको ध्यान से चलना है। तो याद रखना, जो टेबल मैंने अभी आपके सामने बनाई थी, इस टेबल से केवीएस के एग्जाम 2018 में जो आपका पीआरटी लेवल होता है वो, और सीटेट 2017 जो सीटेट सेकंड होते हैं ना दो, उसमें जो पेपर 1 होता है, सॉरी पेपर 2 में सीटेट सेकंड 2017 और केवीएस 2018 में ये यहीं से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि करेक्ट ऑर्डर में मैचअप करो, इन सबको ABC यहाँ डाल दिया, 1 2 3 यहाँ डाल दिया और मैचअप करना था। तो भाई ध्यान रखना, जो टॉपिक कराते जा रही हूँ वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ा रही कि बहुत आपको हायर लेवल का पढ़ाऊं, लेकिन एक जनरल लेवल जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं भाई वो आपको कवर साथ साथ करना पड़ेगा। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे मैम, अब हम स्टार्ट करेंगे माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा हम लोग स्टार्ट करेंगे। माउथ कैविटी में क्या क्या चीज पढ़नी है, कौन कौन सी ग्लैंड, कौन कौन सी एंजाइम, सब धीरे धीरे कवर हो जाएगा। कितना बड़ा है भाई, डाइजेशन देख के चलो, जो आप खाना खाते हो उसके बारे में और क्या क्या चीज पढ़ी जाएंगी, सब पढ़ना पड़ेगा। भाई स्टार्ट करते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बताइए, मुख गुहा। हिंदी में बोला जाता है मुख गुहा। देखिए अब भाई सबसे पहले मैम, माउथ कैविटी के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है,
माउथ कैविटी के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो उस ग्रंथि का नाम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो ये नहीं पूछेगा क्यों पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। यही क्वेश्चन से इसलिए कह रही हूँ, बिल्कुल जनरल तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो जनरली इसको पढ़िएगा। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लारिया ग्रंथि, लारिया ग्रंथि हो गया जी इतना, ठीक है। मैम इस ग्लैंड के अंदर पाई जाने वाली एंजाइम का नाम बताइए। तो एंजाइम का नाम है सलाइवा, यानी कि मानव की लार। ठीक है, नाम क्या है जी? हो गया। मैम माउथ कैविटी में क्या क्या चीज पढ़नी है? माउथ कैविटी में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ने हैं दांत और एक पढ़ने हैं टंग। यानी कि एक तो पढ़ेंगे आप लोग दंत और एक लोग आप क्या पढ़ेंगे? जीभ। दांत कितने टाइप के होते हैं? कौन सा दांत तोड़ता है, कौन सा फोड़ता है, कौन चबाता है ना ये सारे क्वेश्चंस। तो उसी सब के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? माउथ कैविटी पढ़ना पड़ेगा। माउथ कैविटी के दो हिस्से हैं, तीन